फिल्म की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वह बहुत जल्दी विमान की तरफ जा रहा था और साथ ही फोन पर वीडियो कॉल के जरिए अपनी बेटी से बात कर रहा था। उसकी बेटी कहती है कि आज तुम जहां जा रहे हो वहां का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसी वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें भी अपनी फ्लाइट रद्द करके घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड हंसते हुए कहता है, मैं ऐसे मौसम में पहले भी कई बार विमान उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर उसकी बेटी थोड़ी निश्चिंत हो जाती है और फोन काट देती है। इसके बाद ब्रैड कॉकपिट में आता है और को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा नर्वस था क्योंकि यह पहली बार था जब वह इतना बड़ा विमान उड़ाने जा रहा था। तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बाहर बुलाती है जहां एक पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक इमरजेंसी स्थिति के कारण इस फ्लाइट में एक कैदी को भी ले जाना होगा जिसका नाम टोनी है। टोनी बहुत ही ताकतवर और खतरनाक आदमी था जिसके ऊपर हत्या का केस चल रहा था। ऑफिसर कहता है, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत कुशल और भरोसेमंद इंसान हो। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से ब्रैड भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वह टोनी को विमान की सबसे आखिरी सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके बाद सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। ब्रैड स्टाफ से यह सुनिश्चित कर लेता है कि सभी यात्री आ चुके हैं। फिर विमान टेक ऑफ कर जाता है। विमान ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड ऑटो पायलट चालू कर देता है और को पायलट के साथ परिवार के बारे में बात करने लगता है। वह अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरे और मेरी बेटी के अलावा हमारा कोई नहीं है। यानी ब्रैड की पत्नी काफी समय पहले ही मर चुकी थी। दूसरी तरफ सभी यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ एक बेहद भयानक घटना होने वाली है। कॉकपिट में दोनों पायलट अभी भी खुश थे और विमान सामान्य रूप से उड़ रहा था, लेकिन अचानक मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है और विमान को हल्के हल्के झटके लगने लगते हैं। यह देखकर ब्रैड काफी चिंतित हो जाता है। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से किसी भी रेडियो सिग्नल से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक विमान पर एक बहुत जोरदार बिजली गिरती है जिससे पूरा विमान बुरी तरह कांपने लगता है। ब्रैड यात्रियों की हालत देखने के लिए कॉकपिट से बाहर आता है। वह सभी को देखकर थोड़ी राहत महसूस करता है क्योंकि किसी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन विमान की लाइटें धीरे धीरे बुझने लगती हैं। उसी समय विमान पर एक और बिजली गिरती है। इसके तुरंत बाद विमान को फिर एक जोरदार झटका लगता है और ब्रैड के सिर पर भी जोर की चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति देखकर यात्रियों की हालत और भी खराब हो जाती है। ब्रैड तुरंत वापस कॉकपिट में लौटता है और अपने साथियों के साथ मिलकर विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह समय उनके लिए बेहद मुश्किल था। मौसम इतना खराब हो चुका था कि सामने क्या है और क्या नहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड कहता है, हमें अभी इसी वक्त विमान को नीचे उतारना होगा। अगर एक और झटका लगा तो यह विमान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसलिए वे लोग तेजी से विमान की ऊंचाई कम करने लगते हैं। इधर सभी यात्री डर के मारे कांप रहे थे। तभी टोनी के साथ आया पुलिस ऑफिसर का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। फोन उठाने के लिए वह भी अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। उसे मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। विमान अब बहुत तेजी से नीचे की तरफ उतर रहा था, इसलिए जैसे ही उन दोनों ने अपनी सीट बेल्ट खोली वे जोर से विमान के अंदर टकरा गए। उन्हें इतनी भयानक चोट लगी कि दोनों की वहीं पर तुरंत मौत हो गई। इधर विमान काफी नीचे आ चुका था, लेकिन उसमें पर्याप्त पावर नहीं बची थी। इसी वजह से ब्रैड विमान को किसी एयरपोर्ट तक नहीं ले जा पा रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह विमान को समुद्र में क्रैश लैंडिंग करवाएगा, लेकिन तभी उसे दूर एक द्वीप दिखाई देता है। यह देखकर वह तुरंत विमान का रुख उस द्वीप की तरफ मोड़ देता है और तय करता है कि वह यहीं विमान को उतारेगा। काफी संघर्ष के बाद वे उस द्वीप की एक सड़क पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने में सफल हो जाते हैं। राहत की बात यह थी कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी विमान के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। यह देखकर ब्रैड थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि विमान में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बाकी है। सभी यात्रियों के विमान से उतर जाने के बाद एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी के साथ आया पुलिस ऑफिसर और एक एयर होस्टेस दोनों की मौत हो चुकी है। यह सुनकर ब्रैड को बहुत दुख होता है। वह सोचने लगता है कि वह उन्हें बचा नहीं पाया। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक अचानक नोटिस करता है कि उसका एक विमान गायब हो गया है क्योंकि वह विमान कहीं भी लैंड नहीं हुआ था। साथ ही रेडियो खराब होने की वजह से वे कैप्टन से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है। वह ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। एयरलाइन मालिक उससे कहता है, मुझे मेरे विमान की पूरी जानकारी चाहिए। वह कहाँ गया है और मेरे कर्मचारी वह यात्री इस समय कहाँ हैं। उधर सभी यात्री परेशान थे कि उन्हें यहाँ क्यों उतारा गया है। ब्रैड सभी यात्रियों
को इकट्ठा करके समझाता है, इमरजेंसी स्थिति की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा है। विमान में अभी भी थोड़ी बिजली बची हुई है, जिसकी मदद से हम कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी शांत रहें, कोई घबराए नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रैड विमान के पास जाकर उसे ठीक करने में लग जाता है, लेकिन वह देखता है कि विमान में पावर बहुत कम बची है, इसलिए अब उन्हें मदद का इंतजार करना ही पड़ेगा। वे एक नक्शा निकालते हैं और अपनी लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि वे आखिर कहां फंसे हुए हैं। ब्रैड का को पायलट नक्शा देखकर कहता है, हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यह जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी सरकार या प्रशासन की बात नहीं मानते। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, यहाँ तक कि हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। इसका मतलब साफ था कि वे सभी बहुत बड़े खतरे में फंस चुके थे। यह सुनकर ब्रैड कहता है, अब चाहे जैसे भी हो, हमें रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वे आकर हम सभी को बचा सकें, क्योंकि यहाँ से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन बिजली गिरने की वजह से रेडियो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब ब्रैड सभी यात्रियों के पास जाकर बताता है, एक तकनीकी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, वे लोग आकर हम सभी को बचा लेंगे। इसके बाद ब्रैड एक फैसला लेता है। वह कहता है, मेरे साथ टोनी जाएगा। यह कहकर वह टोनी के हाथों की हथकड़ियां खोल देता है। यह सुनकर टोनी खुद भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक खतरनाक कैदी को अपने साथ कौन ले जाना चाहेगा। फिर ब्रैड अपने को पायलट से कहता है, तुम विमान के पावर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करो, मैं जितनी जल्दी हो सके किसी तरह संपर्क करके यहाँ रेस्क्यू टीम बुलाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड पर भरोसा करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। उसी समय सीन बदलता है और हमें इस द्वीप पर रहने वाला एक आतंकवादी समूह दिखाई देता है। उनके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उनके लीडर को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से एक विमान इस द्वीप पर उतर गया है और उसके अंदर कई अलग अलग देशों के लोग मौजूद हैं। यह सुनकर समूह का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और अपनी टीम को तुरंत तैयार होने का आदेश देता है। जंगल के अंदर ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे थे। तभी टोनी ब्रैड से पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ब्रैड जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक आतंकवादी संगठन मौजूद है जिसके खिलाफ तुम्हें मेरे साथ मिलकर लड़ना होगा। यह सुनकर टोनी कहता है, मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड है, मैंने कई सालों तक यूएसए मिलिट्री में काम किया है। कुछ देर बाद पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था, वह ब्रैड को छोड़कर भाग चुका था, इसलिए ब्रैड अकेले ही आगे बढ़ता रहता है। जंगल के अंदर आगे जाने पर ब्रैड को एक परित्यक्त फैक्ट्री दिखाई देती है। फैक्ट्री के अंदर उसे एक टेलीफोन भी मिल जाता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं था। अब ब्रैड उसके पास पड़े तारों को जोड़ना शुरू करता है और कुछ ही देर में टेलीफोन फिर से काम करने लगता है। ब्रैड तुरंत एयरलाइन कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि पूरे दिन में बहुत से लोग फोन करके यही कहानी सुना चुके थे और वे सभी झूठे निकले थे। इसी वजह से सामने वाला व्यक्ति कॉल काट देता है। तभी ब्रैड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी को फोन करता है और अपनी पूरी स्थिति तथा लोकेशन के बारे में विस्तार से बताता है। फिर कहता है कि इन सारी जानकारियों को एक कागज पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचा दे। लेकिन तभी बात करते करते पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है। हालांकि ब्रैड काफी संघर्ष के बाद उसे काबू कर लेता है और मारते मारते बेहोश कर देता है। उसी समय ब्रैड को एहसास होता है कि इस कमरे में एक और आदमी भी घुस चुका है, इसलिए वह तुरंत छिप जाता है। लेकिन वह आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था। टोनी कई गुंडों को मारकर उनके सारे हथियार अपने साथ ले आया था। वह ब्रैड से कहता है, डरो मत, बाहर आ जाओ। जब ब्रैड उसके सामने आता है तो टोनी आत्मरक्षा के लिए उसे एक बंदूक दे देता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के निचले हिस्से में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कैमरा दिखाई देता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े पासपोर्ट्स को देखकर उन्हें पता चलता है कि इस द्वीप पर रहने वाले आतंकवादी लोगों का अपहरण करते हैं और फिर उनके परिवारों से भारी रकम की मांग करते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि पैसे मिलने के बाद भी वे किसी को जिंदा नहीं छोड़ते बल्कि उन्हें मार डालते हैं। यह देखकर ब्रैड समझ जाता है कि उनके यात्री भी अब बहुत बड़े खतरे में हैं। इसके बाद वे दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं और सामने एक गाड़ी देखते हैं। यह वही गाड़ी थी जो उस आतंकवादी की थी जिसे कुछ देर पहले ब्रैड ने बेहोश किया था। अब दोनों उसी गाड़ी में बैठकर तेजी से यात्रियों की तरफ लौटने लगते हैं। उधर सभी यात्री ब्रैड का इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि ब्रैड बहुत जल्द मदद लेकर वापस आएगा। तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रैड शायद रेस्क्यू टीम को लेकर वापस आ गया है। लेकिन वे लोग रेस्क्यू टीम नहीं थे, वे इस द्वीप पर रहने वाले आतंकवादी थे। आते ही वे गोलियां चलाकर सभी यात्रियों को डराने लगते हैं। गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी भी सुन लेते हैं। यह सुनते ही वे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं और तेजी से विमान की तरफ बढ़ने लगते हैं। आतंकवादी समूह
का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की सूची मांगता है। डर के मारे कांपते हुए वह उसे सूची दे देती है। इसके बाद आतंकवादियों में से एक को पायलट से पूछता है, तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है? को पायलट जवाब देता है, वह किसी काम से जंगल गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। उसी समय ब्रैड और टोनी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वे दोनों दूर से छिपकर सब कुछ देख रहे थे। तभी एक महिला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादी उसे गोली मारकर वहीं हत्या कर देते हैं। यह देखकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक देता है। टोनी कहता है, शांत रहो, अभी आगे जाना सही नहीं होगा। इसके बाद आतंकवादी समूह का लीडर सभी यात्रियों को एक बस में बैठा देता है। फिर वह अपने 2 आदमियों को वहीं छोड़कर कहता है, विमान के अंदर जो भी कीमती सामान है सब लेकर आओ। इसके बाद वे सभी यात्रियों को अपने ठिकाने की तरफ ले जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद ब्रैड गुस्से में टोनी से कहता है, वे हमारे यात्रियों को लेकर चले और तुमने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। टोनी उसे समझाते हुए कहता है, वे संख्या में बहुत ज्यादा थे, अगर तुम जाते भी तो इतनी बड़ी फौज के खिलाफ अकेले नहीं लड़ पाते। इसके बाद दोनों विमान की तरफ बढ़ते हैं और उन 2 आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं जो विमान से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड बंदूक तानकर पूछता है, तुम्हारा लीडर यात्रियों को कहाँ लेकर गया है? तब वे बताते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा एक ठिकाना है, वे लोग शायद वहीं गए हैं। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू टीम को ब्रैड द्वारा दी गई सारी जानकारी भेज देती है। उस जानकारी में विमान की लोकेशन और बाकी सभी जरूरी विवरण लिखे हुए थे। रेस्क्यू एक्सपर्ट सैटेलाइट की मदद से विमान की लोकेशन का पता लगा लेता है। उसे पता चलता है कि विमान एक द्वीप पर फंसा हुआ है। साथ ही उसे यह भी मालूम पड़ जाता है कि उस द्वीप पर एक बेहद खतरनाक आतंकवादी संगठन मौजूद है। इसके बाद वह अपनी निजी सेना के कप्तान को फोन करता है और उसे पूरी स्थिति समझाता है तथा उस द्वीप पर जाने के लिए कहता है। प्राइवेट आर्मी का कप्तान इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने साथियों के साथ पैसों से भरा एक बैग और हथियारों से भरे कई बैग गाड़ी में रखवाता है और द्वीप की ओर रवाना होने की तैयारी शुरू कर देता है। उधर ब्रैड देखता है कि आतंकवादियों के यात्रियों को ले जाने से पहले ही को पायलट विमान का पावर सिस्टम ठीक कर चुका था। ब्रैड देखता है कि विमान की बिजली वापस आ चुकी है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब ब्रैड आने वाली प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक संदेश लिखकर छोड़ देता है। इसके बाद वह टोनी को साथ लेकर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां आतंकवादी सभी यात्रियों को लेकर गए थे। जंगल के रास्तों से गुजरते हुए वे आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहां वे गाड़ी से उतरते हैं और चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। उस समय गुंडे यात्रियों को डरा धमकाकर वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे ताकि बाद में वह वीडियो उनके परिवारों को भेजकर उनसे पैसे वसूल सके। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम भी विमान के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां किसी को न पाकर टीम का लीडर विमान के अंदर जाता है और देखता है कि वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जो विमान के झटकों की वजह से वहीं मारे गए थे। उधर आतंकवादियों के ठिकाने पर टोनी और ब्रैड चुपचाप उन पर नजर रख रहे थे। मौका मिलते ही वे पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। इसके बाद वे और आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के सामने पहुंच जाते हैं। उस कमरे के अंदर सभी यात्रियों को बंदी बनाकर रखा गया था। ब्रैड उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन वहां कई गार्ड पहरा दे रहे थे और उसके पास दरवाजा खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद वे एक एक करके गार्डों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। टोनी तो एक हथौड़े की मदद से कई गार्डों को मार गिराता है। इसी दौरान ब्रैड एक गार्ड से चाबी छीन लेता है और सभी यात्रियों को आजाद कर देता है। वह कहता है, तुम सब जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाओ। सभी यात्री तेजी से बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड से कहता है, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे आतंकवादी बंदूकें लेकर खड़े हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम सबको मार देंगे। ब्रैड देखता है कि यह बात सुनकर सभी यात्री और भी ज्यादा डर गए हैं। अब ब्रैड अपनी जान जोखिम में डालकर एक फैसला लेता है। वह टोनी से कहता है, मैं उन सभी आतंकवादियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा, लेकिन मौका मिलते ही तुम सभी यात्रियों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेना। पहले तो टोनी उसे मना करता है। वह कहता है, अगर तुम वहाँ गए तो वे तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन ब्रैड जवाब देता है, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यह सुनकर टोनी भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ब्रैड आतंकवादियों के सामने जाकर उनके लीडर से कहता है, मैं मदद के लिए खबर भेज चुका हूँ, बहुत जल्द रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच जाएगी, इन यात्रियों को छोड़ दो। यह सुनकर सभी आतंकवादी ब्रैड का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। गैंग लीडर कहता है, हम इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दें, पैसे मिले बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तभी जब वे लोग ब्रैड को मारने ही वाले होते हैं, उसी समय प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है और आतंकवादियों पर हमला कर देती है। काफी देर तक दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होती रहती है। आखिरकार प्राइवेट टीम गैंग के कई लोगों को मार गिराती है और ब्रैड को बचा लेती है। इसके बाद वे उसे बस में बैठाकर वहाँ से निकाल लाते हैं, लेकिन गैंग लीडर देखता है कि उसके कई साथी और उसका छोटा भाई भी मारा जा चुका है। यह देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है और कसम खाता है, मैं इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। इसके बाद वह लोगों से कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी इनके पीछे चलते हैं। बस में प्राइवेट टीम का कप्तान सभी को बताता
जाता है, हम सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी प्राइवेट टीम है, हम केवल तुम्हें बचाने आए हैं, हम कोई सरकारी रेस्क्यू टीम नहीं है, असली रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है। वह कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, गैंग वाले बहुत जल्द हमारे पीछे आ जाएंगे और हम सबको मारने की कोशिश करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद ब्रैड कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। विमान के पास पहुंचकर वह सभी यात्रियों से कहता है, विमान में दोबारा पावर आ चुकी है, इसका मतलब है कि अब विमान स्टार्ट हो सकता है, इसलिए आप सभी जल्दी से विमान में बैठ जाइए। हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ रुके रहे तो आतंकवादी हम सबको मार देंगे। यह सुनते ही सभी यात्री तुरंत विमान में जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड विमान की पूरी जांच शुरू कर देता है और प्राइवेट टीम भी आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक आतंकवादी समूह उन पर हमला कर देता है। प्राइवेट टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन प्राइवेट टीम के पास बेहद आधुनिक हथियार थे, जिसकी वजह से वे कई आतंकवादियों को मार गिराते हैं। ब्रैड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर से कहता है, मैं 5 मिनट के अंदर विमान स्टार्ट कर दूंगा, तुम लोग जल्दी से विमान में चढ़ जाओ। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाकर उसका धन्यवाद करता है। वह कहता है, मेरे सबसे मुश्किल समय में तुम मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ब्रैड गोलियों से बचते हुए विमान के अंदर पहुंचता है और कॉकपिट में बैठकर को पायलट के साथ मिलकर विमान स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। उधर टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वह गोलियां ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग खोलता है तो उसे उसमें बहुत सारा पैसा दिखाई देता है, लेकिन इस बार टोनी पैसे लेने के बजाय दूसरे बैग से गोलियां निकालता है और फिर से आतंकवादियों पर हमला करने लगता है। इधर ब्रैड विमान को सही दिशा में लाने की कोशिश करता रहता है। अब प्राइवेट टीम के सैनिक भी एक एक करके विमान में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर देता रहता है। पावर वापस आने की वजह से रेडियो भी दोबारा काम करने लगता है। अब एयरलाइन कंपनी का मालिक ब्रैड को बताता है कि एक सुरक्षित एयरपोर्ट उपलब्ध है जहां वह विमान को ले जा सकता है। धीरे धीरे सभी लोग विमान में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी विमान में नहीं चढ़ता। वह पैसों से भरा बैग उठाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वह फिर से विमान में लौट आता तो पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज देती। उधर गैंग लीडर अपने लोगों को मरता हुआ देखकर पागलों की तरह गुस्से में आ जाता है। वह विमान के सामने एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और एक ही वार में पूरे विमान को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय टोनी उसे देख लेता है। टोनी तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और उसे गोली मार देता है। गैंग लीडर वहीं मारा जाता है। यह देखकर ब्रैड टोनी के इस काम से बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रैड अपनी पूरी ताकत लगाकर विमान को उड़ाने में सफल हो जाता है। यह देखकर टोनी भी राहत की सांस लेता है। फिर वह पैसों से भरा बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर ब्रैड विमान को उस खतरनाक द्वीप से दूर ले जाता है। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे एक सुरक्षित एयरपोर्ट की जानकारी देता है और ब्रैड उसी दिशा में विमान उड़ाने लगता है, लेकिन तभी विमान के इंजन में फिर से आग लग जाती है। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने लगता है। इस वजह से ब्रैड दोबारा इमरजेंसी वार्निंग जारी करता है और धीरे धीरे विमान को रनवे की तरफ उतारने की कोशिश करने लगता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार ब्रैड विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारने में सफल हो जाता है और सभी यात्रियों की जान बचा लेता है। ब्रैड और उसका को पायलट बेहद खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक और उसकी पूरी टीम भी राहत की सांस लेती है। अब ब्रैड यात्रियों की हालत देखने के लिए पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह देखकर उसके दिल को सुकून मिलता है। वहाँ मौजूद सभी यात्री खड़े होकर ब्रैड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ असली रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है। यह देखकर सभी यात्री खुश हो जाते हैं। इसके बाद लगभग सभी यात्रियों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज दिया जाता है और आखिरकार कैप्टन ब्रैड राहत की एक लंबी सांस लेता है। इसी के साथ इस शानदार और रोमांचक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MR कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन और रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।